प्रिय दर्शकों, यह महज एक साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक यात्रा है जहां बहादुरी और बलिदान की परीक्षा होती है, जहां प्रेम और वफादारी की सच्चाई उजागर होती है। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर पल एक नया रहस्य उजागर होगा। और हां, अगर आपको आज की यह हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और भी रोचक कहानियां देख सकें। तो आइए इस दिलचस्प यात्रा की शुरुआत करें। एक समय की बात है, शौकत नगर देश में एक राजा और उसका मंत्री रहते थे। राजा का बेटा और मंत्री का बेटा घनिष्ठ मित्र थे और वे अक्सर एक साथ समय बिताते थे। एक दिन जब वे शिकार करने जंगल में गए तो राजा के बेटे राजकुमार रौनक को बहुत प्यास लगी। मंत्री से राजकुमार रौनक ने कहा, भाई, भगवान के लिए पानी ले आओ, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। किसी तालाब या कुएं से पानी लाओ, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। पास में कुछ पेड़ दिखाई दिए और वे दौड़कर वहां पहुंच गए। राजकुमार को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मंत्री ने अपनी चादर बिछा दी और कहा, आप आराम करें, मैं पानी ढूंढता हूं। राजकुमार उन पेड़ों के नीचे लेट गया जो सूरज की रोशनी को रोककर उसे छाया प्रदान कर रहे थे। पानी की तलाश करते हुए मंत्री एक उजड़े बगीचे में पहुंचा, जहां एक कुआं था और उस पर एक पुराना ढोल लटका हुआ था। उसने पानी निकाला, खुद भी पिया और ड्रम भरकर वापस चला गया। रास्ते में दीवार पर एक सुंदर स्त्री की तस्वीर दिखी, जिसके लंबे बाल और सुंदर चेहरा मंसूर ने जादू के कौशल से बनाया था। वह एक हाथ में चप्पल और दूसरे हाथ में दुपट्टा संभाल रही थी। चित्र इतना सुंदर था कि मंत्री ने सोचा, यदि राजकुमार इसे देख लेगा तो वह इससे विवाह किए बिना नहीं रह सकेगा और फिर मुझे इसकी खोज करनी पड़ेगी। इस तस्वीर को छुपाना बेहतर है। उसने चित्र को गीली मिट्टी से ढक दिया और पानी लेकर राजकुमार के पास आया। जब राजकुमार को पानी पीने के बाद होश आया तो उसने पूछा, यह पानी तुम्हें कहां से मिला? मंत्री ने उत्तर दिया, यहां से कुछ दूरी पर एक बगीचा है, मैं इसे वहां से लाया हूं। राजकुमार ने कहा, अब मैं ठीक हूं, चलो इस बगीचे में चलें। मंत्री ने आगे पूछा, महोदय, बाग कहां है? यह तो बस एक जंगल है और कौन जाने, वहां खतरनाक जानवर भी हो सकते हैं। मेरी राय में बेहतर होगा कि हम अब घर चले जाएं। राजकुमार ने कहा, नहीं, मैं अवश्य देखूंगा। इतना मीठा पानी दूर दूर तक कहीं नहीं मिलता, चलो चलते हैं। अंततः वे दोनों बगीचे की ओर चले गए। जब वे नजदीक पहुंचे तो राजकुमार के बगीचे की पुरानी दीवारें और ऊंचे पेड़ देखकर बहुत खुश हुए। चलते चलते वे दोनों कुएं के पास पहुंच गए। राजकुमार कुएं की चारों दीवारों को देखने लगा और अचानक उसकी नजर उस दीवार पर पड़ी जहां मंत्री ने मिट्टी डाली थी। राजकुमार ने चित्र देखते ही कहा, ये किस प्रकार के लोग हैं? उन्होंने एक बहुत साफ दीवार को कीचड़ से बर्बाद कर दिया है। यह कहकर वह मिट्टी खुरचने लगा। मंत्री जी डर गए और बोले, मित्र, रहने दीजिए, यह माली का काम है, हमारा नहीं। लेकिन राजकुमार रौनक ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे सारी कीचड़ साफ कर दी। जैसे ही कीचड़ हटा, एक बहुत ही सुंदर चित्र सामने आया। राजकुमार आश्चर्यचकित होकर चित्र को देखता रहा। फिर उसने मंत्री से कहा, यदि मुझे यह सुंदर लड़की नहीं मिली तो मेरा जीवन व्यर्थ है। मंत्री जी डर गए और बोले, साहब, बच्चों जैसी बातें मत कीजिए। यह तस्वीर भगवान जाने कब की है और कौन जाने यह लड़की जीवित भी है या नहीं। यह भी संभव है मंसूर ने स्वयं कोई काल्पनिक चित्र बनाया हो। हम इसे कहां पा सकते हैं? राजकुमार जमीन पर बैठकर चित्र को देखता हुआ बोला, यदि वह मर गई है या इस दुनिया में नहीं है तो मैं भी जीना नहीं चाहता। मैं उसकी तलाश करूंगा, मैं उसे पा लूंगा और जब मुझे यकीन हो जाएगा कि वह सचमुच मर चुकी है तो वह समय मेरा आखिरी समय होगा। यह चित्र किसी साधारण लड़की का नहीं, बल्कि एक राजकुमारी का है। हां, एक राजकुमारी की। यह कहते ही राजकुमार बेहोश हो गया। मंत्री ने तुरंत राजकुमार के चेहरे पर पानी छिड़कना शुरू कर दिया और रूमाल से हवा फूंकनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद राजकुमार ने अपनी आंखें खोलीं, लेकिन राजकुमार अभी भी वहीं बोल रहा था। उसने कहा, मंत्री जी, यदि आप मेरे सच्चे मित्र हैं तो तुरंत जाकर पता लगाइए कि यह चित्र किसका है और यह राजकुमारी किस देश में रहती है। जाओ मेरे भाई, जल्दी जाओ। यह कहकर उसने फिर अपनी आंखें बंद कर ली। मंत्री मन ही मन सोचने लगा, राजकुमार अब चला गया है,
अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो भी मुझे मार दिया जाएगा। मेरे पिता मंत्री भी मारे जाएंगे और शायद राजकुमार भी मारा जाएगा। और यदि मैं उसे यहीं छोड़कर नगर में जाकर राजा को उसका हाल बताऊं तो भी मेरी और मेरे पिता की जान बचना कठिन है। अंततः मंत्री ने राजकुमार का समर्थन करते हुए कहा, राजकुमार भाई, कम से कम उठकर अगले गांव तो जाइए। हम वहां जाकर पता लगाएंगे कि यह बगीचा किसका है। राजकुमार ने कहा, नहीं, मैं नहीं उठूंगा। यहां फलों के पेड़ हैं, ठंडा पानी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह राजकुमारी है। तुम जाओ, और जब तक असली राजकुमारी को यहां नहीं लाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। थक कर मंत्री राजकुमार को बगीचे में छोड़कर चित्र लेकर राजकुमारी की खोज में चला गया। रास्ते में मंत्री पास के एक गांव में पहुंचे और वहां लोगों से बगीचे के मालिक के बारे में पूछने लगे। एक व्यक्ति ने कहा, यह बाग एक मुस्लिम व्यापारी ने बनवाया था। उन्होंने यात्रियों की सुविधा के लिए एक कुआं खुदवाया तथा एक नौकर नियुक्त किया ताकि प्रत्येक यात्री को निःशुल्क भोजन और पानी दिया जा सके। लेकिन जब व्यापारी मर गया तो उसका बेटा बेकार और निकम्मा निकला। उसने नौकरों को नौकरी से निकाल दिया और बगीचे और कुएं की देखभाल का जिम्मा अपने ऊपर छोड़ दिया। मंत्री ने पूछा, क्या मैं इस व्यापारी के बेटे से मिल सकता हूं? अगर तुम्हें पता है कि वह कहां है तो मुझे उसके पास ले चलो। वह आदमी मंत्री को व्यापारी के घर ले गया। दरवाजा खटखटाने पर व्यापारी का बड़ा बेटा बाहर आया। मंत्री ने उससे पूछा, क्या गांव के बाहर वाला बगीचा तुम्हारा है? लड़के ने उत्तर दिया, हां, वह बगीचा मेरा है। मंत्री ने पूछा, और कुआं? लड़के ने कहा, हां, वह भी मेरा है। मंत्री ने फिर उसकी प्रशंसा की। क्या आप जानते हैं यह काम किसने बखूबी किया? व्यापारी के बेटे ने कहा, हां, कुआं बनाने वाले लोग थोड़ी दूर पर एक गांव में रहते हैं। उनका पारिवारिक नाम नंदू है। यह जानकर मंत्री उस लड़के से विदा लेकर दूसरे गांव चला गया। जब वह गांव में पहुंचा तो नंदी परिवार के एक कार्यकर्ता के घर पहुंचा। नंदू ने मंत्री का उत्साहपूर्वक स्वागत किया और उन्हें पूरी रात अपने घर में रखा। नंदू ने मंत्री से पूछा, हां, मैंने यह अच्छा किया। मंत्री ने पूछा, क्या तुम्हें यह भी पता है कि कुएं की दीवार पर यह चित्र किसने बनाया है? नंदू ने उत्तर दिया, बेशक मैंने सही काम किया, लेकिन मैंने यह चित्र दीवार पर नहीं बनाया। मेरे बड़े भाई ने इसे बनाया। यहां से थोड़ी दूर पर एक गांव है। अगर आप वहां जाएंगे तो आपको उसका घर आसानी से मिल जाएगा। वह आपको वहां चित्र के बारे में सब कुछ बता सकता है। यह नंदू, जिससे मंत्री बात कर रहे थे, बहुत बूढ़ा आदमी था। मंत्री मन ही मन सोचने लगा, जब यह आदमी इतना बूढ़ा है तो इसका बड़ा भाई कितना बूढ़ा होगा। शायद उसके लिए जीवित रहना कठिन हो जाएगा, और अगर वह अभी भी जीवित है तो वह बहुत भाग्यशाली है। यह सोचकर मंत्री दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। जब वह गांव पहुंचा तो पता चला कि हर कोई इस आदमी को जानता था। मंत्री उस चित्रकार से मिले और यह देखकर आश्चर्यचकित हुए कि यद्यपि यह व्यक्ति नंदू का भाई था, परंतु वह अपनी उम्र से बहुत छोटा लग रहा था। मंत्री को पहले संदेह हुआ कि यह मकान किसी और का हो सकता है, लेकिन जब वह उसे अंदर ले गया, भोजन की व्यवस्था की, बिस्तर लगाया और सब प्रकार की सुख सुविधा का ध्यान रखा, तो मंत्री ने पूछा, क्या मैं नंदू चित्रकार से बात कर रहा हूं? मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण काम है। यहां से दूर जंगल में व्यापारी के बगीचे के कुएं की दीवार पर क्या तुमने वह चित्र बनाया था? नंदू चित्रकार ने जवाब दिया, हां, वह चित्र मैंने और मेरे भाई ने बनाया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह किसकी तस्वीर है। मैंने तो उसमें केवल रंग भरा था, जबकि असली तो मेरे भाई ने बनाया था। शायद वह बता सके कि यह तस्वीर किसकी है। मंत्री ने पूछा, क्या आपके भाई आपके साथ नहीं रहते? नंदू चित्रकार ने कहा, हां, हम कभी साथ रहते थे, लेकिन बाद में हमें अलग होना पड़ा। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं रहता, वह पास के ही एक गांव में रहता है। अगर आप नंदू का नाम लेंगे तो गांव का हर बच्चा आपको उसका पता बता देगा। मंत्री ने विदा ली और नंदू से मिलने के लिए दूसरे गांव की ओर चल पड़े। हकीकत में गांव का बच्चा बच्चा नंदू को भली भांति जानता था। मंत्री के लिए अपना घर ढूंढना मुश्किल नहीं था। जब नंदू चला गया तो मंत्री उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गया। नंदू ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मंत्री ने उत्तर दिया, यह सच है कि मैं एक विशेष उद्देश्य से दूर से आपके पास आया हूं, लेकिन उससे पहले एक बात ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। आप बहुत युवा दिखते हैं, जबकि आपका छोटा भाई
आपसे बहुत बड़ा दिखता है। नंदू मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी यह समस्या भी अब हल हो जाएगी। यह कहकर उसने अपनी पत्नी को पुकारा। जैसे ही उसने आवाज सुनी, एक पतली महिला तुरंत अंदर आई। नंदू बोला, हे पत्नी, घर की दूसरी छत पर जो अलमारी है उसमें एक अनार रखा है, उसे लाओ। महिला बिना कुछ बोले चुपचाप चली गई और जल्दी से अनार लाकर अपने पति को दे दिया। नंदू ने अनार ले लिया और कहा, जाओ और दूसरा अनार ले आओ जो वहां रखा है। महिला ने तुरंत उसकी बात मान ली और एक और अनार ले आई। दूसरा अनार लेते हुए नंदू ने फिर कहा, वहां एक और अनार है, वह भी लाओ। बेचारी महिला तीसरी बार अपने पति की आज्ञा मानकर अनार लेने चली गई, लेकिन जब वह वापस लौटी तो उसने कहा, अलमारी में अब कोई अनार नहीं है। यह सुनकर नंदी ने मंत्री की ओर देखा और पूछा, क्या अब आप समझ गए? मंत्री ने जवाब दिया, हां, मैं कुछ हद तक समझ गया हूं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ समझना बाकी है। नंदू ने कहा, जब से मैंने इस स्त्री से विवाह किया है, मेरा जीवन स्वर्ग बन गया है। मेरा छोटा भाई सबसे बड़ा है, इसलिए ऐसा लगता है कि उसकी पत्नी उसकी बात नहीं सुनती। वह कहती कुछ है और करती कुछ और है। दुख और परेशानी ने उसे मात्र 20 वर्षों में अपनी वास्तविक उम्र से 3 गुना अधिक उम्र का दिखने पर मजबूर कर दिया है। नंदू ने कहा, दुख और परेशानी एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति को अंदर से खा जाती है। मेरे छोटे भाई की पत्नी कभी कभी अपने पति की बात मान लेती है, इसलिए उसका घर छोटे भाई के घर जैसा नहीं लगता। यही कारण है कि मेरा छोटा भाई मेरे छोटे भाई से ज्यादा बड़ा और दुबला नहीं दिखता। खैर, ये चीजें तो चलती रहेंगी। आप मुझे अपना उद्देश्य बताइए, वह उद्देश्य जिसके लिए आपने अब तक संघर्ष किया है। मंत्री जी ने पहले बगीचे और कुएं का जिक्र किया और फिर अपनी कहानी बताते हुए मुद्दे पर आ गए। कुएं की दीवार पर जो चित्र है, क्या वह तुमने बनाया है? नंदू ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हां, वह चित्र मैंने ही बनाया है। मंत्री ने तुरंत पूछा, यह किस महिला का चित्र है? मैं उसकी तलाश कर रहा हूं। नंदू ने कहा, वह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक राजकुमारी है और उसे कोई नहीं पा सकता। मंत्री ने कहा, मैं भी एक राजकुमार का घनिष्ठ मित्र हूं और मेरे राजकुमार ने शपथ ली है कि जब तक उसे यह चित्र नहीं मिल जाता, वह इसी बाग में रहेगा, चाहे उसके प्राण ही क्यों न चले जाएं। इस मामले में आपका हमारी मदद करना बहुत महत्वपूर्ण है। नंदू ने कहा, सर, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन समस्या यह है कि किसी के लिए भी उसे देखना असंभव है। मंत्री ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, फिर आपने उसका चित्र कैसे बनाया? नंदू ने कहा, मैंने राजकुमारी की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं की। शायद राजकुमारी और उसके सेवकों ने भी यही सोचा होगा कि मैं नाव में कुछ ठीक कर रहा हूं। मैंने जल्दी से काम खत्म किया, कागज लपेटा और नाव को आगे बढ़ा दिया। जब मैं किनारे पर पहुंचा और महल की ओर देखा तो वहां राजकुमारी और उसके सेवकों का कई नामो निशान नहीं था। इस घटना के कुछ दिनों बाद जब मैं अपने सौतेले भाई से मिलने उसके घर गया तो मुझे पता चला कि वह नाव पर चित्र बना रहा था और एक गुफा बना रहा था। मैं भी उसके साथ इस कुएं के पास गया। मेरा भाई बहुत सुंदर पत्ते और फूल बनाता था और उनमें इस तरह रंग भरता था कि सब कुछ असली लगता था। मैं भी इसी उद्देश्य से उनके पास गया था ताकि मैं राजकुमारी का चित्र पूरा कर सकूं। कुएं पर पहुंचकर उसने अपना काम शुरू किया और दीवार पर लगे कागज को हिलाना शुरू कर दिया। जब पूरी तस्वीर दीवार पर गिर गई तो मेरे भाई ने कहा, यह बहुत सुंदर तस्वीर है, चलो मैं इसमें रंग भर देता हूं। मुझे देखते ही उसने दीवार पर ऐसे रंग भर दिए कि मुझे लगा जैसे मैं बगीचे में नहीं बल्कि नाव में बैठकर महल को देख रहा हूं। इसके बाद मैंने कागज पर एक और चित्र बनाया। यह वही चित्र था जिसने मुझे महानतम चित्रकार का खिताब दिलाया और यह वही तस्वीर है जो आपको यहां तक लाई है। वजीरजादे चुपचाप नंदू साहब की बात सुनते रहे, फिर बोले, सचमुच नंदू साहब, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। खैर, अगर मैं जीवित रहा तो हम फिर मिलेंगे। मैं नहीं जानता कि राजकुमार मेरा इंतजार करते हुए क्या कर रहा होगा। वजीरजादे ने पूछा, आपने इस शहर का क्या नाम रखा है? सरायनगर? नंदू साहब ने कहा, हां, यही नाम है। मेरे लिए जो भी संभव था मैंने आपको बता दिया। तुम सरायनगर जाओ, शायद वहां तुम्हारा काम हो जाएगा। वजीरजादे नंदू साहब को छोड़कर पैदल ही इस शहर में पहुंचे, जिसके बीच में एक खूबसूरत नदी बह रही थी।
नदी के किनारे एक भव्य महल था जिसकी तलाश में वह यहां आया था। नगर में पहुंचते ही उसे पता चला कि यहां के राजा के नियम अत्यंत कठोर हैं। किसी भी व्यक्ति को महल के दोनों द्वारों के बीच चलने की अनुमति नहीं थी। यदि कोई व्यक्ति इस खिड़की की ओर देखे जहां राजकुमारी बैठती है तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। अगर कोई इशारा करता तो उसके हाथ काट दिए जाते। यह सब सुनकर वजीरजादे ने औरत का वेश बदल लिया और बाजार से ढेर सारी चूड़ियां खरीद लीं। फिर वह एक खूबसूरत छोटी नाव की छोटी संगमरमर की सीढ़ियों पर पहुंचा जो पानी में हल्की लहरें बना रही थी। चारों ओर चांदनी फैली हुई थी और नदी का साफ पानी दृश्य को और अधिक रोचक बना रहा था। यह देखकर राजकुमारी का उदास मन भी क्षण भर के लिए प्रसन्न हो गया। राजकुमारी मंत्री का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चलती हुई नाव में बैठ गई। दोनों नौकरानियां आगे बढ़ने लगीं, लेकिन मंत्री ने कहा, नहीं, आज राजकुमारी अकेली ही चलेगी। यह कहकर मंत्री ने चंदन की लकड़ी से बनी हुई नाव का हैंडल पकड़ लिया और नाव को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे। नौकरानियां कुछ देर तक नाव को देखती रहीं, फिर वे महल में वापस चले गए। राजकुमारी उस समय चांदनी रात में थी, वह सभी चिंताओं से मुक्त थी। अचानक राजकुमारी बोली, अरे मित्र, तुम कहां जा रहे हो? महल की सीमाएं पहले से ही बंद हैं। मंत्री ने राजकुमारी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और नाव को आगे बढ़ाता रहा। थोड़ी देर बाद उसने नाव किनारे पर लगाई और कहा, आओ राजकुमारी, इस जंगल में टहले। राजकुमारी बोली, लगता है आज तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सबसे पहले तो मैं यहां अकेला कैसे आ गया, और फिर आप मुझे जंगल में टहलने के लिए कह रहे हैं। जल्दी करो, चलो नाव पर वापस चलें। लेकिन नाव में बैठने के बजाय उसने राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया और उसे धीरे से नाव से बाहर खींच लिया। फिर उसने पूछा, राजकुमारी, बताओ, तुम सबसे ज्यादा किसे प्यार करती हो? राजकुमारी ने जवाब दिया, सम्राट को। मंत्री ने फिर पूछा, और उसके बाद आपको सबसे प्रिय कौन है? राजकुमारी इस प्रश्न उत्तर में खो गई। उसे यह भी पता नहीं था कि वह नाव में है या मंत्री के साथ इस निर्जन जंगल में कहां पहुंच गई है। मंत्री के दूसरे प्रश्न पर राजकुमारी ने उत्तर दिया, सचमुच तुम मुझे सबसे प्रिय हो, और अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं, मंत्री ने कहा, तो सुनो राजकुमारी, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। उसने अपने बाल खोले, दुपट्टा उतारा और राजकुमारी के चारों ओर नाचने लगा। राजकुमारी इस अचानक परिवर्तन को सहन नहीं कर सकी और चीख कर बेहोश हो गई। मंत्री ने तुरंत राजकुमारी को सहारा दिया, उसे फूल की तरह उठाकर कंधे पर बिठाया और पेड़ों की छाया में चांदनी रात में तेजी से चलने लगा। राजकुमारी ने 2-3 बार आंखें खोलीं, लेकिन वह समझ नहीं पाई कि वह जाग रही है या सपना देख रही है। सुबह सुबह मंत्री राजकुमारी को सरायनगर से कई मील दूर ले गया। जब सूर्य उदय हुआ और चारों ओर प्रकाश फैल गया तो मंत्री जी बहुत थक गए और कुछ पेड़ों के नीचे रुक गए। उसने राजकुमारी को अपने कंधे से उतार दिया और थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गया। राजकुमारी ने फिर आंखें खोलीं और स्वयं को पेड़ के नीचे लेटा देखकर तुरंत उठकर बैठ गई। वह मंत्री की ओर देखने लगी। मंत्री राजकुमारी के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, राजकुमारी, मुझे क्षमा करें, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने 6 महीने तक आपके साथ धोखा किया है और आपको धोखा दिया है, और फिर बड़ी चतुराई से तुम्हें यहां ले आए। मैं दोषी हूं, लेकिन मैंने यह सब अपने प्रिय मित्र के लिए किया। अचानक गर्म पानी की 2 बूंदें मंत्री के सिर पर गिरी। उसने ऊपर देखा तो राजकुमारी रो रही थी। राजकुमारी बोली, मुझे किसी बात का दुख नहीं है, मुझे तो केवल इस बात का दुख है कि जब राजा को पता चलेगा कि मैं नाव में गायब हो गया हूं तो वह क्या सोचेंगे? मंत्री ने कहा, वह सोचेगा कि तुम और मैं डूब गए। राजकुमारी ने उत्तर दिया, यह तो और भी बुरा होगा, वह रोते हुए मर जाएगा, और वह क्रूर राजा कभी विश्वास नहीं करेगा कि मैं मर चुका हूं। वह तुरंत अब्बा के देश पर हमला करेगा और सब कुछ नष्ट कर देगा। तुमने बहुत गलत किया है दोस्त, तुमने बहुत गलत किया है। मंत्री ने कहा, मैं शौकत नगर के मंत्री का बेटा हूं और वहां का राजकुमार मेरा बहुत अच्छा मित्र है। हम सरायनगर जाकर इस बूढ़े का भी इंतजाम करेंगे। चलो कुछ खाकर चलें। मंत्री और राजकुमारी ने जंगल से कुछ पके फल खाए और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। मंत्री ने कहा, आओ मैं तुम्हें ले चलता हूं। राजकुमारी बोली, नहीं, मैं बेहोश नहीं हूं, मैं होश में हूं
और मुझ में इतनी ताकत है कि तुम मुझे जहां तक चाहो ले जा सकते हो। दोनों चलते रहे। उबड़ खाबड़ रास्तों से वे कठिन रास्तों और कठोर खंभों के बीच से होते हुए अंततः एक बगीचे में पहुंचे जहां राजकुमार चित्र को देखकर पागलों की तरह बैठा था। मंत्री ने कहा, आज हमारी यात्रा लंबी थी, चलो हम थोड़ी देर यहीं आराम करें। वहां पानी भी है, फूल भी हैं और पेड़ भी हैं। मंत्री ने एक संतरा तोड़ा और राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी पानी के लिए कुएं की ओर चली गई। थोड़ी देर बाद राजकुमार को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा और आश्चर्यचकित हुआ कि चित्र या तो इस ओर था या उस ओर, और उसने स्वयं पलटकर देखा या नहीं। राजकुमारी खड़ी हो गई। मंत्री ने आगे बढ़कर कहा, राजकुमारी, यह मेरा प्रिय मित्र और रूपनगर का राजकुमार है। यह कहकर वह पेड़ों के पीछे गायब हो गया। यह सुनकर राजकुमार तुरंत राजकुमारी के पैरों से लिपट गया। राजकुमारी यह देखकर आश्चर्यचकित थी कि यह क्या हो रहा है। फिर उसने हिम्मत करके कहा, मैं बहुत दूर से आया हूं और बहुत थक गया हूं। तुम थोड़ी दूर हो ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। यह सुनकर राजकुमार तुरंत वहां से हट गया और आंखों से कहा, मैं दोषी हूं, कृपया बैठ जाएं। राजकुमारी बैठ गई और मुस्कुराकर राजकुमार की हरकतें देखने लगी। इस बीच मंत्री कुछ फल लेकर पेड़ों से उतर आए। उसने राजकुमार और राजकुमारी के सामने पानी का कटोरा और फल रख दिए और खुद भी बैठ गया। तब मंत्री ने कहा, राजकुमार, अब आप होश में आइए। मेरा काम खत्म हो गया है। अभी तो तुम्हारा कर्तव्य बाकी है। सराय नगर के राजा के यहां, जहां आपकी राजकुमारी है, एक क्रूर बूढ़ा आदमी वहां चढ़ाई कर गया है और ऐसी स्थिति में हमें वहां होना चाहिए। लेकिन मंत्री जी इससे अधिक कुछ नहीं कह सके। राजकुमार तुरंत खड़ा हुआ और अपनी तलवार कमर से खींच ली। उसने अपनी तलवार इतनी जोर से खींची कि पेड़ों पर बैठे पक्षी उड़ गए। उन्होंने कहा, मंत्री जी, जब तक हम अपनी सेना के साथ अपने देश नहीं पहुंचेंगे, हम सराय नगर नहीं पहुंचेंगे। ये फल और पानी वर्जित है। यह घटना कुछ इस प्रकार घटी कि तीनों बिना कुछ खाए पिए सराय नगर के लिए निकल पड़े। राजा और मंत्री अपने पुत्रों के लिए शोक मना रहे थे। राजा बहुत खुश हुआ। जब राजा को सारी बात पता चली तो उसने तुरंत अपनी सारी सेना राजकुमार को सौंप दी और यह कारवां बिना कुछ खाए पिए सराय नगर के लिए रवाना हो गया। दरअसल अनंतपुर के क्रूर राजा ने सराय नगर पर हमला किया था, लेकिन सौभाग्यवश ये सैनिक समय पर पहुंच गए। सराय नगर के वीर सैनिकों और शौकत नगर के वीर सैनिकों ने पलक झपकते ही दुश्मन की सेना को परास्त कर दिया। राजकुमारी ने इतनी कुशलता से बाण चलाया कि क्रूर राजा अपना घोड़ा छोड़कर नीचे गिरने लगा। सराय नगर के राजा ने अपने महल की खिड़की से सारा दृश्य देखा और जैसे ही उसने अपनी बेटी को देखा, वह तुरंत दौड़कर नीचे आया। युद्ध जीतने के बाद राजकुमारी ने राजा को गले लगाया और बोली, बाबा, मैं कहां चली गई थी? राजकुमारी ने राजकुमार का जिक्र करते हुए कहा, आप शौकत नगर के शक्तिशाली राजकुमार हैं। मैं आपकी मदद मांगने गया था। यदि आपको पहले पता होता तो आप मुझे इसकी अनुमति नहीं देते। राजा ने राजकुमारी को गले लगाया और फिर मंत्री से कहा, वह मेरा प्रिय मित्र और मंत्री है और सब कुछ उसकी मेहनत का फल है। राजा ने मुस्कुराकर मंत्री को भी गले लगा लिया। इसके बाद सभी लोग आनंदित होकर महल में प्रवेश कर गए। शौकत नगर और सराय नगर के बीच शादियां हुईं। जहां शौकत नगर के राजकुमार को सराय नगर की राजकुमारी मिली, वहीं शौकत नगर के मंत्री का विवाह सराय नगर के मंत्री की सुंदर पुत्री से हुआ। राजकुमार रौनक और राजकुमारी की कहानी सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी नहीं थी, बल्कि इसमें एक अहम सबक छुपा था कि ताकत सिर्फ मोहब्बत में है। इन दोनों की मुलाकात एक यादगार दास्तान बन गई। आपको कहानी कैसी लगी? क्या आपको राजकुमार और राजकुमारी की मोहब्बत और उनके जिंदा दिली का सफर पसंद आया? क्या आपने उनके साथ उस राजकुमारी की तलाश में अपने आप को महसूस किया? हमें अपनी राय जरूर दें और बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अगर आप हमारी और दिलचस्प कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली कहानियों के बारे में फौरन आगाह हो सकें। हमारे चैनल पर हमेशा ऐसी दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कहानियां मिलेंगी जो आपको अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखने का मौका देंगी। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उसको लाइक करें। यह कहानी खत्म हुई, लेकिन हमारी अगली कहानी तक हमारी वीडियोस देखें।
और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।